तो ये सीरीज का पार्ट 5 है, जिसके अंदर आज हम कवर करने वाले हैं 18 क्वेश्चंस। 18 क्वेश्चंस, और ये 18 क्वेश्चंस होने वाले हैं हमारे कंपनी अकाउंट्स के, जिसके अंदर कवर होगा इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, बोनस एंड राइट इश्यू, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, यानी कि 5 चैप्टर, 18 क्वेश्चंस और कितने मार्क्स? 20 मार्क्स। ये चैप्टर्स आपके 20 से 25 नंबर के लिए पेपर में आते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अपना 20 से 25 नंबर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट को कवर करते हैं एग्जाम से पहले। ये गाइस, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 53, इश्यू ऑफ शेयर्स का। अगर आपके मन में डाउट आ रहा है कि 53 से स्टार्ट हो रही है वीडियो, ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपने पहले 4 पार्ट नहीं देखे हैं। तो अगर आपने पहले 4 पार्ट नहीं देखे तो इस वीडियो को देखने के बाद उन 4 पार्ट्स को जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर कवर्ड है हमारे टॉप 52 क्वेश्चंस, और आज का ये वीडियो स्टार्ट हो रहा है 53 क्वेश्चन से और ये जाएगा 70 क्वेश्चंस तक, और अगले पार्ट में हमारे 71 से 90 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है जी, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 53, जो कि कहता है अलंकित लिमिटेड ने इश्यू करे 2 लाख इक्विटी शेयर 100 रुपए के, 25 रुपए एप्लीकेशन, 30 रुपए अलॉटमेंट, 20 रुपए फर्स्ट कॉल और बैलेंस आएगा फाइनल कॉल पे। ये सारे शेयर्स फुली सब्सक्राइब्ड हैं। मिस्टर धवन, जिनके पास 40,000 शेयर थे, उन्होंने पेड फुल रिमेनिंग अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल इटसेल्फ। मतलब मिस्टर धवन ने फर्स्ट कॉल के ऊपर पूरा रिमेनिंग अमाउंट भी दे दिया। बेटा एक बात बताओ, एप्लीकेशन पे उन्होंने एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट पे उन्होंने अलॉटमेंट दी, फर्स्ट कॉल पे उन्होंने फर्स्ट कॉल तो दी और रिमेनिंग अमाउंट भी दे दिया। तो मतलब फर्स्ट कॉल के बाद बचा क्या है? सिर्फ फाइनल कॉल। तो इसका मतलब फर्स्ट कॉल के टाइम पर उन्होंने फाइनल कॉल भी पे कर दी, दैट इज कॉल्स इन एडवांस। फाइनल कॉल हमने करी 3 महीने बाद, इसका मतलब मिस्टर धवन को फाइनल कॉल के ऊपर 3 महीने का क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, फ्रॉम विच फर्स्ट कॉल वॉज ड्यूली एक्सेप्ट from the first call was fully paid except a shareholder 4,000 का who had not paid his due amount। बेटा वो ये कह रहा है कि एक बंदा है जिसने कॉल्स इन एरियर्स हो गए, जिसके इसका मतलब उसने फाइनल कॉल पे नहीं करी, उसके पास कितने शेयर्स थे? 4,000, लेकिन उसने भी 2 महीने बाद पे कर दिया। तो बेटा इससे हम 2 महीने का क्या लेंगे? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। क्वेश्चन कह भी रहा है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए क्यों उठाया? इस क्वेश्चन को उठाने का रीजन सिर्फ एक ही है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। बेटा सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि कितनी एप्लीकेशंस आई हैं, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि हमने 25,000 शेयर 2 लाख शेयर इश्यू करे तो एप्लीकेशन भी 2 लाख आई है। वैसे यहां पे लिखा हुआ है ऑल द शेयर्स वर फुली सब्सक्राइब्ड, इसका मतलब पूरी की पूरी एप्लीकेशन आ गई, हमने सारे शेयर अलॉट भी कर दिए। तो सबसे पहले एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 2 लाख इंटू एप्लीकेशन है 25 की, यानी कि 50 लाख से बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 50 लाख। हमने सबको शेयर अलॉट कर दिए, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 50 लाख से हो गई। इसके बाद हमने अलॉटमेंट ड्यू करी, अलॉटमेंट कितने की है? 30 रुपए की। 2 लाख शेयर के ऊपर 30 रुपए यानी कि 60 लाख रुपए अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 60 लाख रुपए, और उसके बाद अलॉटमेंट आ भी गई तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 60 लाख रुपए। इसके बाद हमने फर्स्ट कॉल ड्यू करी 20 रुपए की, तो एंट्री पास होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40 लाख रुपए। नाउ बेटा अब आइए इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री। फर्स्ट कॉल के टाइम पर ये 40 लाख तो रिसीव हुए, साथ साथ 40,000 शेयर के ऊपर फाइनल कॉल भी रिसीव हो गई, और बेटा फाइनल कॉल है 25 रुपए की। सर आपको कैसे पता? बेटा 25 प्लस 30 55, 55 प्लस 20 75, 100 में से 75 आ चुके हैं, तो बैलेंस कितना बच गया? 25 का। अब ये 25 रुपए 40,000 शेयर के ऊपर फर्स्ट कॉल पे ही रिसीव हो गए। बेटा 40,000 इंटू अगर हम 25 करते हैं तो दैट इज 10 लाख रुपए। इसका मतलब क्लियर है कि इस बंदे ने 10 लाख रुपए एडवांस में पे कर दिए फर्स्ट कॉल के साथ। तो बेटा आप क्या एंट्री पास होगी? 40 लाख तो आया है, 10 लाख का एडवांस भी आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस 10 लाख रुपए से धन। अब 3 महीने बाद हमने फाइनल कॉल मंगवाई। बेटा फाइनल कॉल मंगवाई तो एंट्री पास होगी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फाइनल कॉल टू कैपिटल 50 लाख से पूरे। क्यों 50 लाख से? क्योंकि हमारे पास 2 लाख शेयर है, 25 रुपए की कॉल है। अब बेटा यहां पर फाइनल कॉल को समझना बहुत जरूरी है। फाइनल कॉल हमने मंगवाई 50 लाख की, लेकिन एक बंदा जिसके पास 40,000 शेयर थे उसने 25 रुपए की फाइनल कॉल पहले ही दे दी थी 10 लाख। बेटा ये एडवांस था, ये रिसीव नहीं होगा, लेकिन अब एडवांस हमें खत्म करना पड़ेगा क्योंकि एडवांस अब रहा नहीं। तो जो एडवांस हमने ऊपर अभी क्रेडिट किया था फर्स्ट कॉल की एंट्री में कॉल्स इन एडवांस को, उसको डेबिट कर देंगे। ठीक है जी। और साथ साथ एक बंदा और है जिसके पास 4,000 शेयर है, उसने 25 रुपए की कॉल पे नहीं करी, एरियर्स हैं 1 लाख रुपए के। इसका मतलब बैंक में अमाउंट जाने वाला है 39 लाख रुपीस,
10 लाख रुपए एडवांस में जाएगा और 1 लाख रुपए एरियर्स में जाएगा। लेट मी शो यू। तो बेटा एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 39 लाख, कॉल्स इन एडवांस डेबिट 10 लाख, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट 1 लाख, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 50 लाख। अब बेटा हमें क्या करना है, मिस्टर धवन जी को 3 महीने का 10 लाख के ऊपर इंटरेस्ट देना है। अब 10 लाख के ऊपर जब 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो आपके मन में एक सवाल आएगा, सर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बताओ। बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट वो लेंगे जो क्वेश्चन में गिवन होगा, एंड इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन तो वी विल कंसिडर एज पर टेबल एफ। और बेटा टेबल एफ ये कहता है एडवांस के ऊपर इंटरेस्ट देना है 12% पर एनम का और एरियर्स पे लेना है 10% पर एनम का। तो बेटा 12 और 10 तो पेपर में याद रहेगा, पर ये नहीं याद रहेगा कि भाई 12 किसका था 10 किसका था। तो ये मान के चलना देना ज्यादा इंटरेस्ट है, लेना कम है, मतलब एक्सपेंस ज्यादा होगा इनकम कम होगी। तो एडवांस पे देना होता है तो 12, एरियर्स पे लेना होता है तो 10। तो बेटा 12% का इंटरेस्ट देना है, 10 लाख का 12% हो गया 1,20,000, 3 महीने का हो जाएगा 30,000 रुपए। बेटा 30,000 रुपए का इंटरेस्ट हम पे करेंगे तो एंट्री पास होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 30,000 रुपए का हमने इंटरेस्ट पे कर दिया। देखो बेटा ये हमने एंट्री पास कर दी, पहली एंट्री इंटरेस्ट टू शेयर होल्डर 30,000 से, फिर शेयर होल्डर टू बैंक 30,000 से। एक ही बात है यार, आप नेट एंट्री भी पास कर सकते हो, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू बैंक, डन। इसके बाद 1 लाख रुपए 2 महीने बाद हमारे पास आ गए। बेटा 1 लाख रुपए 2 महीने बाद आए तो हम इनसे भी इंटरेस्ट लेंगे 1 लाख रुपए से। कितने महीने का, 10% लेंगे। कितने महीने का, 2 महीने का। बेटा 1 लाख का 10% होता है 10,000, 2 महीने का लोगे तो 1,600 समथिंग आएगा। तो हमारा एंट्री पास हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट 1,01,667, 1 लाख रुपए कॉल्स इन एरियर्स हो गए और 1,667 रुपए चले गए कॉल्स इन एरियर्स के इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। इसने 2 एंट्री पास करी, पहले शेयर होल्डर से ड्यू करा और उसके बाद रिसीव कर लिया। बेटा बहुत आसान क्वेश्चन था, बट आईसीआई को क्वेश्चन बहुत पसंद है एडवांस का, पेपर में आ सकता है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 53। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 54। बेटा क्वेश्चन नंबर 54 में सबसे इंपॉर्टेंट है इसका वर्किंग नोट। ओके, वर्किंग नोट क्या है इसका मैं आपको समझाता हूं। बेटा सबसे पहली बात ये कहता है कि कंपनी के पास 1 करोड़ की कैपिटल है, 10 रुपए के शेयर की, मतलब 10 लाख शेयर है कंपनी के पास, जिसमें से 6 लाख ऑलरेडी इश्यूड है, फुली पेड अप है ऑलरेडी। बेटा इस 6 लाख का आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि ये 6 लाख ऑलरेडी पेड अप है, ऑलरेडी फुली पेड है, ऑलरेडी इश्यूड है, ठीक है। तो मतलब ये कंपनी की एग्जिस्टिंग कैपिटल है। इसके बाद कंपनी ने प्रपोजेस करे कि 1,35,000 शेयर 10 रुपए वाले 14 रुपए के प्राइस पे इश्यू करने हैं। तो बेटा कंपनी ने कितने शेयर इश्यू करे, 1,35,000। 2 रुपए एप्लीकेशन पे आएंगे, 5 रुपए अलॉटमेंट पे आएंगे और फिर फाइनल कॉल पे बैलेंस आएगा। कितना बैलेंस होगा बेटा, 2 और 5 7 हो गए, मंगवाने हैं टोटल 14, तो 7 रुपए फाइनल कॉल पे आएंगे। अब यहां पे ये कहता है कि एप्लीकेशन आई है 5,60,000। बेटा मैं आपको वही वर्किंग नोट बताऊंगा जो मैंने अपनी क्लास में भी बताया था। अगर आप लोग टैबुलर फॉर्म में बनाते हो तो आप टैबुलर फॉर्म में बना लीजिएगा। 5,60,000 की एप्लीकेशन आती है। बेटा एप्लीकेशन है 2 रुपए की, यानी कि 11,20,000 रुपए। हमने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहली कैटेगरी 10,000 शेयर जिनको फुल अलॉटमेंट करी है। बेटा 10,000 शेयर वालों को हमने 10,000 शेयर दिए, इसका मतलब इन लोगों का एक्सेस नील है। भाई सीधी बात है, जिसको आप पूरे शेयर दे रहे हो तो उसका कोई एक्सेस का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। दूसरे वो लोग जिन्होंने 50,000 शेयर के लिए अप्लाई किया और आपने उन्हें 1 फॉर एवरी 2 दिए। बेटा 1 फॉर एवरी 2 मतलब जिसने 2 मांगे उसे 1 दिए, तो जिसने 50 मांगे उसे 25 दिए। बेटा 50 वालों को 25 दोगे तो इनका 25,000 का एक्सेस है 2 रुपए के हिसाब से, यानी कि 50,000 का। ठीक है जी, 25,000 का एक्सेस कैसे सर? बेटा 50 वालों को 25 दिए। देखो सिंपल सी बात है, आप मुझसे आप मुझसे एक ब्रेड लेने आए, ठीक है। अब आपने मेरे को 60 रुपए दिए, सर 2 ब्रेड दे दो। अब एक ब्रेड 30 की है, दूसरी ब्रेड भी 30 की है, तो आपने मुझे बोला सर 2 ब्रेड दे दो, 60 रुपीज दे दिया आपने मुझे। मैंने 60 रुपीज उठाकर जेब में रख लिए। उसके बाद आप क्या कहते हो, मैंने आपको बोला बेटा ब्रेड तो एक ही है। अब बेटा एक बात बताओ, अगर ब्रेड एक ही है तो मेरे पास आपका 30 रुपीज का क्या पड़ा है, एक्सेस, तो वो है 30 रुपीज, यानी ये 50,000 हो गया। बेटा इसके क्या कहते हैं? थर्ड कैटेगरी कहता है 5 लाख वालों को हमने 1 फॉर एवरी 5 दिए। बेटा 5 लाख वालों को 1 फॉर एवरी 5 दिए, इसका मतलब हमने इन्हें सिर्फ कितने शेयर दिए, 1 लाख। तो इनका एक्सेस है 4 लाख के हिसाब से 2 रुपए, यानी कि 8 लाख रुपए का। अब क्वेश्चन ये कहता है कि इस एक्सेस का क्या करो। इस एक्सेस को देखो बेटा लिखा हुआ है, द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिटेन्ड बाय द कंपनी। जितनी आपकी अलॉटमेंट बनती है उतना रख लो और बाकी रिटर्न कर दो।
अब हमें यह चेक करना पड़ेगा कि इनकी अलॉटमेंट कितनी बनती है। तो बेटा इसका चेक करने की तो जरूरत ही नहीं है। अब इसका चेक करना है तो इसके 25,000 शेयर पर अलॉटमेंट बनेगी 5 रुपए। बेटा 25,000 शेयर पर 5 रुपए यानी कि 1.25 लाख रुपए की इसकी अलॉटमेंट है। और इसकी अलॉटमेंट बनेगी 1 लाख शेयर के ऊपर 5 रुपए, यानी इसकी अलॉटमेंट बनेगी 5 लाख रुपए। राइट। अब बेटा एक की अलॉटमेंट बन रही है 1,25,000, दूसरे की अलॉटमेंट बन रही है 5 लाख। परफेक्ट है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना है आपने। बेटा क्या ये 50 एक 25 के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है? यस सर हो सकता है। डन है। तो ये 50 पूरा एडजस्ट हो जाएगा। बेटा क्या ये 8 लाख 5 लाख पे एडजस्ट हो सकता है? नहीं सर नहीं हो सकता, सिर्फ 5 ही एडजस्ट हो सकता है। तो बेटा 3 लाख रुपए का एक्सेस हमें क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब एडजस्ट कितना होगा? एडजस्ट होगा 50,000 ये और इसमें से 5 लाख, मतलब एडजस्ट हुआ 5.5 लाख। बाकी हमें रिफंड करना पड़ेगा। कितना रिफंड करना पड़ेगा? 3 लाख रुपए का। इज दैट क्लियर? पक्का। अब एंट्री पास करते हैं। बेटा सबसे पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 11,20,000 से। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 11,20,000 से। दूसरी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 11,20,000। ठीक है जी। टू शेयर कैपिटल, बेटा शेयर कैपिटल में जाएंगे जितने शेयर आपने अलॉट करे, 10,000, 25,000, 1 लाख। आपने अलॉट करे 1,35,000 और 2 रुपए की एप्लीकेशन है तो 2,70,000 रुपए चले गए। मैं एंट्री बाद में दिखाऊंगा, पहले विजुअलाइज करो। शेयर एप्लीकेशन डेबिट हुआ कितने से? 11,20,000 से। टू शेयर कैपिटल कितने शेयर आपने अलॉट करे? 1,35,000 इंटू 2 रुपए 2,70,000। इसके बाद टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट करेंगे? 50,000 इसका और 5 लाख इसका। पूरा 8 लाख एडजस्ट नहीं कर सकते, 5 लाख एडजस्ट करेंगे, यानी कि 5,50,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। बाकी बचा हुआ 3 लाख रुपए टू बैंक अकाउंट हो जाएगा रिफंड। लो एंट्री दिखाता हूं बेटा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 11,20, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,70, 1,35 इंटू 2। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 5.5, 5.5 कैसे? कैटेगरी 2 का 50,000 और कैटेगरी 3 का 5 लाख, क्योंकि कैटेगरी 3 में 8 लाख का एक्सेस था, 5 लाख यहां एडजस्ट कर दिया तो 3 लाख रुपए रिफंड हो जाएगा बैंक अकाउंट में। परफेक्ट है। ओके रिपोर्ट नाउ क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। हमारे पास कितने शेयर है? 1,35,000, 5 रुपए की अलॉटमेंट यानी कि 6,75, 1,35 इंटू 1 रुपए चला जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में और 1,35 इंटू 4 रुपए चले जाएंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम में। डन है। इसके बाद आने तो 6,75 है, लेकिन इसमें से ऑलरेडी 5,50 आए हुए हैं। ये देखो बेटा 5,50 ऑलरेडी आए हुए हैं, तो इसका मतलब बचे हुए 1,25,000 आएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 1,25,000। इसके बाद हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 9,45 से। 9,45 कैसे? 1,35 इंटू 7 रुपए और ये पूरी की पूरी आ गई। क्वेश्चन खत्म। बेटा ये क्वेश्चन आईसीआई 15 नंबर का कई बार पूछ लेता है, तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। क्वेश्चन नंबर 54 हमारा डन हो गया। बेटा अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 भी मोर और लेस इसी के जैसा है, बट इसके अंदर 2-3 बातें एडिशनल ऐड हुई हुई है। देखो क्या, हमारे पास 75,000 शेयर हम इश्यू करते हैं 10 रुपए वाले, 5 रुपए के प्रीमियम पे। 9 रुपए आएंगे प्रीमियम के एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे, और बाकी बचे हुए फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आएंगे। बेटा यहां पर सिर्फ 2 ही बातें हैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट और फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बेटा 10 रुपए का शेयर, 5 रुपए का प्रीमियम, यानी टोटल कितने पैसे मंगवाने हैं? 15। 15 में से 9 आ गए एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए बच गए 6 रुपए। एप्लीकेशन आई है 3 लाख शेयर की। बेटा 3 लाख शेयर रुपए की एप्लीकेशन आई है, तो इसका मतलब 3 लाख इंटू 9 रुपए की एप्लीकेशन आई होंगी, पर मैंने इश्यू कितने करने हैं? सिर्फ 75,000। बेटा समझना 3 लाख की एप्लीकेशन आई है तो मुझे फिर से एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, क्योंकि एप्लीकेशन ज्यादा आ गई। 3 लाख में से 2 लाख वालों को हमने मनी रिफंड कर दिया। बेटा 2 लाख वालों को हमने उनका पैसा रिफंड कर दिया, इसका मतलब 18 लाख रुपए रिफंड हो गए। सर 18 कैसे? बेटा 2 लाख वालों के 9 रुपए, 18 लाख रुपए रिफंड हो गए। बेटा बाकी एप्लीकेंट्स बच गए 1 लाख। बेटा 1 लाख वालों को हमने 75,000 रुपए, 75,000 शेयर अलॉट कर दिए। सर इसका मतलब इसका 25,000 इंटू 9 एक्सेस होगा। बिल्कुल सही बात है। कितना? 2,25,000 का। ये एक्सेस का क्या करना है? क्वेश्चन में दिया होगा, शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मेड,
अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्टेंट 1500 शेयर ऑफ मिस्टर राज। बेटा कुछ नहीं दे रखा तो इसका मतलब इसे हम कहां एडजस्ट कर देंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। और बेटा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एडजस्ट करने का मतलब है ये हमारे लिए बन जाएंगे कॉल्स इन एडवांस। क्या बन जाएंगे, कॉल्स इन एडवांस। अलॉटमेंट के केस में हम अलॉटमेंट इन एडवांस नहीं लिखते, क्यों, क्योंकि अलॉटमेंट तो उसी दिन करनी होती है, तो हम सीधा शेयर अलॉटमेंट का अकाउंट लिखते हैं। बेटा कॉल उसी दिन नहीं करनी है, कॉल बाद में कभी भी हो सकती है, तो इसलिए कॉल्स इन एडवांस वर्ड लिखा जाता है। डन है जी बात। नाउ क्या एंट्री होगी, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितने से, हमारे पास एप्लीकेशन आई है 2 लाख, नहीं सॉरी 3 लाख, तो बेटा 3 लाख इंटू 9, 27 लाख रुपए से एंट्री पास होगी। 27 लाख में से 18 लाख रुपए तो रिफंड कर दो, ठीक है। 2,25,000 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ट्रांसफर कर दो। बेटा बाकी बचे हुए जो 75,000 की अलॉटमेंट करनी है, उसका कुछ पैसा कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा और कुछ पैसा प्रीमियम में ट्रांसफर होगा। लेट मी शो यू कैसे। देखो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 27 लाख रुपए से। अब बेटा इस 27 लाख में से 75,000 इंटू 4 यानी कि 3 लाख रुपए कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। देखो 4 कैसे, 9 रुपए की एप्लीकेशन अलॉटमेंट है जिसमें 5 रुपए का प्रीमियम है, तो प्रीमियम हटाओ, बच गए 4, वो 4 रुपए ट्रांसफर कर दो कैपिटल में। 75,000 इंटू 5 ट्रांसफर कर दो प्रीमियम में, यानी कि 3,75,000। 2,25,000 ट्रांसफर कर दो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यानी कि कॉल्स इन एडवांस में, कॉल्स इन एडवांस, 18 लाख रुपए रिफंड कर दो। बेटा अगर आप इसका टोटल देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको 27 लाख के इक्वली दिखेगा। देखो मैं बताता हूं, 3,75 और 2,25 इन दोनों का टोटल होता है 6 और 3 9, 9 और 18 27। ये देखो बेटा एंट्री यही हुई है। शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट 27 लाख, टू शेयर कैपिटल 3 लाख, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 3,75, टू बैंक अकाउंट 18 लाख, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में मैं आपको कह रहा हूं कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बदले बेटर वर्ड क्या रहेगा, आप क्या लिखो, कॉल्स इन एडवांस। ठीक है जी। अब अगर आप कॉल्स इन एडवांस लिखते हो तो उससे क्या होगा, अब जब आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करोगे 4.5 लाख की, सर ये 4.5 कैसे बेटा, 75,000 इंटू 6, तो कॉल्स इन एडवांस डेबिट हो जाएंगे यहां पे 2,25 से। इन्होंने डेबिट नहीं करे क्योंकि इन्होंने यहां पे सीधा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखा था। अगर आप कॉल्स इन एडवांस लिखोगे तो आप यहां पे एंट्री पास करोगे बैंक डेबिट, एडवांस डेबिट, फिर एरियर्स डेबिट क्योंकि एक बंदे ने पैसे नहीं दिए, टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बेटा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में यहां पे आ जाएगा 4.5 लाख, 2,25,000 का एडवांस आ जाएगा। अब आइए देखते हैं किसने पैसे नहीं दिए। बेटा राज ने पैसे नहीं दिए, राज ने पैसे नहीं दिए जिसने 1500 शेयर के लिए अप्लाई किया था। बेटा अप्लाई से फर्क नहीं पड़ता, हमने उसको कितने शेयर अलॉट करे ये चेक करना पड़ेगा। बेटा जिन्होंने 1 लाख शेयर मांगे थे हमने उन्हें 7500 शेयर दिए, तो राज को हमने कितने शेयर दिए होंगे, देखो सिंपल सी बात है, हमने 75,000 शेयर दिए हैं जिन्होंने 1 लाख मांगे थे। तो जिसने 1 मांगा हमने उसे 75,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख दिए होंगे। तो जिसने 1500 मांगे हमने उसे 75,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 1500 दिए होंगे। तो बेटा 1500 को हम 75,000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 लाख से डिवाइड करेंगे। 1500 इंटू 0.75 कर लेते, 1125। मतलब राज के पास कितने शेयर है, राज के पास 1125 शेयर है। तो बेटा 1125 के ऊपर इसने 6 रुपए नहीं दिए, तो 1125 इंटू 6, 1125। अच्छा हाँ, अब इसका भी एक वर्किंग नोट बनेगा, सुनो बेटा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है राज का वर्किंग नोट। राज ने 1500 शेयर के लिए अप्लाई किया और 9 रुपए दिए। इसका मतलब राज ने दिए हमें 13,500 रुपए एप्लीकेशन, लेकिन हमने इसको शेयर दिए सिर्फ 1125 इंटू 9 के हिसाब से। बेटा 1125 इंटू 9 मतलब हमने इसको शेयर दिए 10,125 के हिसाब से। तो बेटा इसका 3375 का एक्सेस था। अब ये एक्सेस कहां पे एडजस्ट हुआ था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। बेटा इसकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बनती थी 1125 इंटू 6 की, 1125 इंटू 6 यानी कि 6750, जिसमें से इसका एक्सेस था 3375। तो बेटा इसने 3375 पे नहीं करे, ये इसके एरियर्स है। ये वर्किंग नोट हमें कब बनाना होता है, ये वर्किंग नोट हमें तब बनाना होता है जब कोई पैसा एप्लीकेशन से एडजस्ट हुआ है
और वो बंदा भी प्रो राटा कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो बेटा इसने 3375 नहीं पे करे थे, वो एरियर्स में आ गए, बाकी बचे हुए 2,21,625 बैंक में आ जाएंगे। बेटा इसके बाद हमने इसके शेयर्स फोरफीट कर दिए। कितने शेयर? 1125 इंटू 10, 11,250। सर प्रीमियम डेबिट होगा? बेटा प्रीमियम तब डेबिट होता है जब उसने पे ना किया हो। प्रीमियम था एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे, और उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे करी थी, तो प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। प्रीमियम तब डेबिट होता है जब वो शेयर होल्डर प्रीमियम पे ना करे। ओके बेटा, कॉल्स इन एरियर्स में आ गए 3375, तो शेयर फोरफीचर में आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर 7875। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था 7875 को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हुए चलो, पर शेयर की कैलकुलेशन करते हुए चलो। तो बेटा 7875 को जब आप 1125 से डिवाइड करोगे तो 7 रुपए आएगा। इसके बाद क्वेश्चन कहता है आपने यही शेयर्स री इश्यू कर दिए 4 रुपए के डिस्काउंट पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1125 इंटू 6, शेयर फोरफीचर डेबिट 1125 इंटू 4 और 11,250। बेटा यहां पे भी हमने फोरफीचर यानी 4500 को 1125 से डिवाइड किया तो 4 रुपए आ गया। बेटा 7 रुपए का प्रॉफिट था, 4 रुपए का लॉस है, तो आपने 3 रुपए का प्रॉफिट कमाया नेट। 7 माइनस 4 कितना आ गया? 3। इसको 1125 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3375 ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में। दैट्स इट। ये करना था हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर। बेटा ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 55। अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 56 पे। बेटा क्वेश्चन नंबर 56 वो क्वेश्चन है जो इस बार आपके जनवरी 25 के पेपर में, जनवरी 26 जनवरी 26 तो अभी पेपर ही नहीं हुआ, सितंबर 25 के पेपर में आया था। इस क्वेश्चन को चूज करने का कारण सिर्फ एक है कि इस क्वेश्चन में बनानी थी आपको कैश बुक। बेटा जिस क्वेश्चन में कैश बुक बनानी हो, उस क्वेश्चन में जो बैंक से रिलेटेड एंट्री होती है उसका जर्नल पास नहीं होता, उसकी सिर्फ कैश बुक में एंट्री पास होती है। मैं आपको बताता हूं कैसे। एबीसी लिमिटेड ने 1,20,000 शेयर इश्यू करे, 10 रुपए वाले, 2 रुपए के प्रीमियम पे, 2 रुपए एप्लीकेशन, 5 रुपए अलॉटमेंट, 2 रुपए फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपए। एप्लीकेशन आई है 1,80,000 शेयर की। बेटा ज्यादा एप्लीकेशन आई है, मैंने वर्किंग नोट बना दिया। अलॉटमेंट करी हमने प्रोराटा बेसिस पे 144 वालों को। बेटा इसका मतलब 36,000 को हमने नील दिए, कोई शेयर नहीं दिया, और 144 वालों को हमने कितने शेयर दिए? 1,20,000। तो पक्की बात है इसका हमारे पास एक्सेस पड़ा होगा 24,000 शेयर के ऊपर 2 रुपए, यानी कि 48,000, और ये एक्सेस एडजस्ट हो जाएगा नेक्स्ट कॉल, और नेक्स्ट कॉल कौन सी? हमारी अलॉटमेंट। बेटा क्वेश्चन ने द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर बीइंग रिफ्यूज्ड, इसका मतलब ये हो गया 36,000 वालों को 2 रुपए का करना है, 2 रुपए का करना है रिफंड, 72,000 रुपए रिफंड हो गए। ठीक है जी, डन है। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है टी जिसके पास 4800 शेयर अलॉट हुए थे, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, इसलिए हमने उसके शेयर फोरफीट कर दिए। उसके बाद हमने सेकेंड एंड फाइनल कॉल करी। एन जिसने 6,000 शेयर थे, उसने भी दोनों कॉल पे नहीं करी थी। दोनों कॉल मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल उसने भी नहीं पे करी, तो उसके भी शेयर्स फोरफीट कर दिए। और सब्सिक्वेंटली जो शेयर फोरफीट करे थे उसमें से 7800 शेयर जो टी के थे सारे, उसको रीइश्यू कर दिया पी पे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब बेटा यहां पर पी ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं पे करी, और एन ने दोनों कॉल्स नहीं पे करी। बेटा प्रॉब्लम यह है कि टी को हमने कुछ पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट किया होगा, तो इन दैट केस हमें टी के लिए एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा सिर्फ अलॉटमेंट के लिए। देखो पहले बात करते हैं टी के बारे में। बेटा जिन बंदों को हमने 1,20,000 शेयर अलॉट करे हैं, उन्होंने मांगे थे 1,44,000 शेयर। तो जिसको मैंने 1 शेयर अलॉट किया होगा उसने मांगे होंगे 1,44 डिवाइडेड बाई 1,20। तो जिसको मैंने टी को 4,800 शेयर अलॉट करे हैं, तो इसने मांगे थे 1,44 डिवाइडेड बाई 1,20 इंटू 4,800। अब बेटा मैं इसको सॉल्व करता हूं पहले। 144 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 4,800। बेटा ये आ रहा है 5760। इसका मतलब टी ने 5760 के ऊपर 2 रुपए की अलॉटमेंट एप्लीकेशन पे करी होगी 11,520, पर मैंने उसको सिर्फ 4,800 शेयर दिए, यानी 9,600 के। दैट मीन्स बेटा उसका 1,920 रुपए का मेरे पास एक्सेस है, जो कि मैंने एडजस्ट किया अलॉटमेंट में।
बेटा इसकी अलॉटमेंट बनती थी 4800 इंटू, अलॉटमेंट कितने की है, 5 रुपए। अलॉटमेंट बनती थी 4800 इंटू 5 यानी कि 24,000 रुपए। इसमें से मैंने एक्सेस माइनस किया 1920 रुपए का, तो इसका मतलब अलॉटमेंट इन एरियर्स है इसके 22,080 रुपए। बेटा ये इसका एरियर्स है अलॉटमेंट का। बेटा इसके बाद फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का जो एरियर्स है उसको निकालना बहुत आसान है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। तो ये वर्किंग नोट बनाना तब जरूरी हो जाता है और उस बंदे के लिए जरूरी होता है जिसके शेयर्स को हमने प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट करी है, उसका एक्सेस अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ है। ठीक है, अब एंट्री पास करते हैं, ये मैंने बना दिया सब, अब एंट्री पास करते हैं। बेटा सबसे पहले एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने से, 1,80,000 इंटू 2 रुपए, 3,60,000। लेकिन क्योंकि इसमें बैंक आ रहा है तो ये एंट्री कैश बुक में पास होगी। डेबिट साइड पे टू इक्विटी शेयर की एप्लीकेशन 3,60,000 से, इसमें से आपने 36,000 वालों के 72,000 रुपए रिफंड कर दिए, तो बेटा रिफंड क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, बाय शेयर एप्लीकेशन 72,000 रुपए। लेकिन जिनको रिफंड नहीं किया उसके पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, तो बेटा एंट्री पास होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,40,000। 2,40 कैसे भाई, आपने जो एप्लीकेशन आई थी उसमें से 36,000 तो रिफंड कर दी, आपके पास एप्लीकेशन कितनी बच गई है, 144 बची है। तो 144 में से मैं आपको दो एंट्री इकट्ठे दिखा रहा हूं बेटा, इन्होंने क्या किया मैं आपको वो दिखा देता हूं। ओके नहीं बेटा, यहां पर एक सेकेंड, हाँ ठीक है बेटा, यहां पर क्या होगा, यहां पर इन्होंने वो किया नहीं, वो नीचे जाके एंट्री पास कर दिया, हम अपने तरीके से करते हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट होगा बेटा 288 से, 288 कैसे, 144 इंटू 288 से हो गया। इक्विटी शेयर कैपिटल 240 से ही क्रेडिट होगा, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में आ जाएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में आ जाएगा 48,000 रुपीज, जो एक्सेस था 48,000 वो हमने यहां पे एडजस्ट कर दिया। डन है जी। इसके बाद हमने अलॉटमेंट ड्यू करी, बेटा अलॉटमेंट कितने की है, 5 रुपए की, जिसमें 2 रुपए का प्रीमियम है, तो एंट्री पास होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 6 लाख, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 6 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 360, टू शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम 240। डन हो गई बात। अब बेटा बारी आई अलॉटमेंट रिसीव करने की। बेटा जब अलॉटमेंट रिसीव करने की बारी आई तो रिसीव होनी चाहिए थी 1,20,000 इंटू 5 यानी कि 6 लाख, पर 6 लाख में से 48,000 तो पहले ही आ चुके थे, 48,000 तो पहले ही आ गए थे जो अपने एप्लीकेशन पे ड्यू कर लिए थे। बेटा मतलब आने चाहिए थे 5,52,000। 5,52 में से 22,080 के तो एरियर्स हो गए बेटा, 5,52 में से 5,52,000, इसमें से 22,080 रुपए के एरियर्स, तो बेटा रिसीव हुए 5,29,920 रुपीज। और नीचे एंट्री पास हो जाएगी कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 22,080 रुपए से। बेटा ये नहीं आएगा क्योंकि हमने इसकी एंट्री ऊपर कर दी है, हमने इसकी एंट्री ऊपर एप्लीकेशन के टाइम। अब हम डायरेक्टली कॉल्स इन एरियर्स के एंट्री पास करेंगे, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 22,080 रुपए से। डन हो गई बेटा ये एंट्री। आगे इसके बाद हमने फर्स्ट कॉल ड्यू करी। बेटा फर्स्ट कॉल कितने की थी, फर्स्ट कॉल थी 2 रुपए की, 1,20,000 इंटू 2 यानी 2,40,000, तो एंट्री पास होगी इक्विटी शेयर कैपिटल फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,40,000। बेटा सबने दे दी 2 शेयर होल्डर को छोड़ के, एक तो टी जिसके पास 4,800 शेयर है और एक एन जिसके पास 6,000 शेयर है। बेटा इसका मतलब 10,800 के ऊपर 2 रुपए नहीं है, ये डायरेक्टली निकाल लिया मैंने, 10,800 इंटू 2, क्योंकि फर्स्ट कॉल पे कोई भी अमाउंट ड्यू जो था वो एक्सेस एडजस्ट नहीं हुआ था। तो 10,800 इंटू 2 21,600 को छोड़ के 21,600 कॉल्स इन एरियर्स में आ गए, देखो कॉल्स इन एरियर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और 2,40 में से 21,600 छोड़ दूं तो बचे हुए 2,18,400 रुपए कैश बुक में डेबिट हो गए। डन बेटा, मतलब जो पैसा आ रहा है वो कैश बुक में डेबिट हो रहा है, उससे हटके जो एंट्री है वो नीचे जर्नल एंट्री पास हो रही है। बेटा फर्स्ट कॉल के बाद हमने टी के शेयर फोरफीट कर दिए, फोरफीचर की एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि टी ने प्रीमियम भी पे नहीं किया था, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर फोरफीचर। अमाउंट मैं समझाता हूं बेटा, समझो टी के पास 4,800 शेयर है,
और अभी तक हमने फाइनल कॉल 3 रुपए की नहीं करी है, तो सिर्फ 7 रुपए डेबिट करेंगे और 2 रुपए से प्रीमियम डेबिट करेंगे 4800 इंटू 2। कौन सी एरियाज में आएंगे? 22,080 जो आपने एरियाज उसके निकाले थे और 9600 फर्स्ट कॉल के जो निकाले थे आपने। बेटा फर्स्ट कॉल में 4800 शेयर, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल थी तो 9600, तो 22,080 और 9600 करोगे तो 31,680 आएगा। बेटा बचा हुआ बैलेंस 11,520 फोर फीचर में चला जाएगा। मैंने आपको बोला था 11,520 को उसके नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके चलो। बेटा अगर आप 11,520 को 4800 से डिवाइड करते हो तो यह आता है 2 रुपए 40 पैसे। इसका क्या काम है बाद में बात करेंगे। बेटा इसके बाद आपने फर्स्ट कॉल करी, तो फाइनल कॉल करी 3 रुपए की, पर फाइनल कॉल अब 1,20,000 शेयर पे नहीं होगी, 1,15,200 शेयर पे होगी, क्योंकि जिसके शेयर फोरफीट कर दिए उससे फाइनल कॉल नहीं करते। तो अब जो फाइनल कॉल होगी वो 1,15,200 शेयर के ऊपर 3 रुपए की होगी, 3,45,600। बेटा सबने दे दी एन को छोड़कर। एन के पास कितने शेयर थे? 6,000, तो 6,000 इंटू 3 18,000 के कॉल्स इन एरियाज आ गए। बाकी बचा हुआ अमाउंट ये आ गया 3,27,600 कैश बुक में रिसीव हो गया। बेटा हमने इसके भी शेयर्स क्या कर दिए? फोरफीट, क्योंकि इसने प्रीमियम दिया हुआ था तो इसकी फोरफीचर की एंट्री में प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 6,000 शेयर के ऊपर 10 रुपए। कौन सी एरियाज में बेटा इसके आएंगे? फर्स्ट कॉल के आएंगे 12,000, 6,000 इंटू 2 और फाइनल कॉल के हो गए 18,000, तो टोटल हो गए 30 चला गया फोरफीचर में। 30,000 को भी मैं डिवाइड करूंगा इसके 6,000 नंबर ऑफ शेयर्स पे, तो ये आ गया 5 रुपए। डन। अब बेटा मैंने शेयर्स री इश्यू करे। कितने शेयर्स री इश्यू करे मैंने? इसमें से मैंने री इश्यू करे 7,800 शेयर 8 रुपए में। तो बेटा 7,800 इंटू 8 बैंक में डेबिट होगा, तो वो चला जाएगा आपका 62,400 कैश बुक में। और जो 2 रुपए हमने कम में दिया है वो नीचे एंट्री में पास होगा, शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 रुपए का 7,800 इंटू 15,600 2 रुपए। बेटा 15,600 डिवाइडेड बाय 7,800 2 रुपए। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, ये कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कैसे आया? बेटा टी के शेयर पे प्रॉफिट था 2.4 का और एन के शेयर पे प्रॉफिट था 5 रुपए का। आपने इन दोनों को 2-2 रुपए के लॉस पे री इश्यू किया, यानी कि इस पे प्रॉफिट रह गया 0.4 और इस पे रह गया 3। इसके तो हमने सारे शेयर री इश्यू करे, पर इसके हमने सिर्फ 3,000 करें क्योंकि टोटल री इश्यू 7,800 है। बेटा 4,800 इंटू 0.4 होगा, 4,800 इंटू 0.4 होगा 1,920 रुपए और 3,000 इंटू 3 हो जाएगा 9,000। तो बेटा टोटल आ गया 10,920 जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। ये बेटा इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल के वो 4 क्वेश्चन है जिसको करने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस फील होगा अगर आप इन चारों क्वेश्चन को अपने हाथ से खुद कर लेंगे तो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चारों, क्योंकि इसके बाद अब मैं आपको करवाने जा रहा हूं बोनस एंड राइट इश्यू। ठीक है जी, आइए बेटा बोनस एंड राइट इश्यू पे चलते हैं। अच्छा एक बात और बता दो, अगर आपको ये लग रहा है कि मैंने इश्यू ऑफ शेयर्स देख लिया पूरा पर मेरे को क्लैरिटी नहीं आई, इसका मतलब पता है क्या है बेटा? कि आपने इश्यू ऑफ शेयर्स के सारे क्वेश्चन ढंग से रिवाइज नहीं करे थे। देखो कोई भी चैप्टर जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट के टाइम पे करवा रहा हूं ना, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि आप उस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को 2 से 3 बार करके बैठे हो और अब आप पेपर से 1-2 दिन पहले रिवाइज करना चाहते हो मेरे साथ। तो रिवाइज के टाइम पे आप वो पूरी बुक तो रिवाइज नहीं कर सकते, तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे ताकि मेरा कॉन्सेप्ट ब्रश अप हो जाए। लेकिन अगर आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे हो कि भाई यही क्वेश्चन कल उठकर आ जाएगा या फिर यही क्वेश्चन पेपर में आएगा मैं कर लूंगा या इससे मेरा पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा। मैं क्लियर कट बोल रहा हूं, नहीं होगा। क्योंकि बेटा ये उसको समझ आएगा, क्योंकि मैं डबल रिपीट नहीं कर रहा ना, मैं एक ही बात को एक बार बता रहा हूं, तो ये उसको क्लियर होगा जिसने पहले से ये कॉन्सेप्ट पढ़ रखा होगा। ओके चलिए अब मैं चलता हूं बोनस एंड राइट इश्यू पे। तो क्वेश्चन नंबर 57 बोनस एंड राइट इश्यू का पहला क्वेश्चन ये कहता है कि आपके पास ट्रायल बैलेंस में आइटम दे रखी है, कंपनी ने फाइनल कॉल करी सबसे पहले 2 रुपए की, क्योंकि इक्विटी शेयर्स अभी फुली पेड नहीं है और जब तक इक्विटी शेयर फुली पेड अप ना हो तब तक हम बोनस नहीं दे सकते। तो पहली एंट्री इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000 इंटू 2 रुपए यानी 1,60,000 से। फिर वो कॉल आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 1,60,000 से। एंटायर मनी वॉज रिसीव्ड इन अप्रैल। 1 जून को कंपनी ने डिसाइड किया कि इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस देना है 2 फॉर एवरी 5। बेटा 80,000 का 2 बाय 5 हो जाएगा 32,000, मतलब हमने 32,000 का बोनस देना है। राइट, अब 32,000 का बोनस देना है, 10 रुपए का शेयर है, मतलब हमने 3,20,000 रुपए रिजर्व में से निकालने हैं। बेटा सबसे पहला रिजर्व हम यूज करते हैं कैपिटल रिडम्पशन
रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व मेरे पास 75,000 रुपए है, तो 75,000 ये यूज कर लूंगा मैं। बेटा इसके बाद मैं यूज करता हूं सिक्योरिटीज प्रीमियम, मेरे पास 60,000 रुपए, तो मैं ये यूज कर लूंगा। बेटा उसके बाद मेरे पास जनरल रिजर्व और पीएनएल का ऑप्शन होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये कहता है कि कैपिटल रिजर्व के अंदर 45,000 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी से। बेटा कोई भी पैसा जो कैश में आता है, जो पैसा कैश में आता है और वो रिजर्व में पड़ा है, आप उसको यूज कर सकते हो क्योंकि वो एक तरह से फ्री रिजर्व होता है। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी तो वैसे भी पीएनएल में ट्रांसफर होना चाहिए, तो ये भी एक काइंड ऑफ अ फ्री रिजर्व है, तो हम कैपिटल रिजर्व भी यूज कर सकते हैं। कितना? 45,000 का। और बेटा 45 प्लस 75 1,20,000 और 60 1,80,000 हो गया, राइट। और हमें टोटल चाहिए 3,20,000 और 1,80 यूज हो चुका है, 1,80 यूज हो चुका है, पर हमें टोटल चाहिए 3,20, तो इसका मतलब अभी भी 1,40 की कमी है। ये 1,40 हम यूज करेंगे जनरल रिजर्व से, 2,10 पड़ा हुआ हमारे पास, 1,40 जनरल रिजर्व से यूज हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। तो बेटा सबसे पहले एंट्री पास होगी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,60,000 से, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 1,60,000 से, डन। अब इसके बाद कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से 75 यूज कर लिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम से 60 यूज कर लिया, कैपिटल रिजर्व से 45 यूज कर लिया, जबकि कैपिटल रिजर्व फ्री नहीं होता है। मैं क्लियर वर्ड्स में बोल रहा हूं दोबारा से, कैपिटल रिजर्व फ्री नहीं होता है, बट उसके अंदर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी था, वो पार्ट फ्री होता है। ओके, बाकी 1,40 जनरल रिजर्व से यूज कर लिया हमने, 3,20,000, 3 लाख का बोनस दे दिया। बोनस की एंट्री होती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट या जो भी रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू बोनस शेयर्स, और फिर बोनस शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3,20,000 से, डन है जी। चलिए बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 कहता है राइट इश्यू का, जहां पे आपको एक्स राइट प्राइस निकालना है। बेटा एक्स राइट प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है, पहले कितने शेयर थे आपके पास, तो वो ये कहता है कंपनी ऑफर कर रही है 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 2 हेल्ड, यानी 2 के बदले 1। बेटा 2 रुपए, जब 2 शेयर थे तब कितने का था? 240 का। अब 1 शेयर कंपनी ऑफर कितने में कर रही है? 120 में। और अब आपके पास कितने शेयर हो जाएंगे टोटल? 3। मतलब पहले कितने शेयर थे? पहले क्या प्राइस था। अब कितने शेयर आ रहे हैं? अब क्या प्राइस है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। ये हो गया 480 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 3, 600 डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाएगा 200 रुपए। तो बेटा एक्स राइट प्राइस आ गया 200 रुपए। और वैल्यू ऑफ राइट पूछेगा ना, वैल्यू ऑफ राइट, तो बेटा वैल्यू ऑफ राइट होता है कि आपकी पहला शेयर था 240 का, अब वो शेयर कितने का हो गया? 200 का, तो एक शेयर का वैल्यू ऑफ राइट आ गया 40 रुपए का। इज दैट क्लियर? तो वैल्यू ऑफ राइट का मतलब पहले शेयर कितने का था? 240 का, अब कितने का हो जाएगा? 200 का, तो 40 रुपए आपकी वैल्यू ऑफ राइट आ गई। देन बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59, जिसके अंदर हमारे को ये कहता है कंपनी ने सबसे पहले फाइनल कॉल करी 2 रुपए शेयर के ऊपर 4 लाख, तो बेटा 2 इंटू 4 लाख ये हो जाएगा 8 लाख। तो पहली एंट्री हो गई इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख से। इसके बाद फाइनल कॉल आ गई, तो फाइनल कॉल आने की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल सेम 8 लाख रुपए से, डन। देन इसके बाद कहता है फर्स्ट मेरे को कंपनी ने डिसाइड किया वो कैपिटलाइज करेगी अपने रिजर्व्स को 1 फॉर एवरी 4 शेयर। बेटा इसके पास कितने शेयर है? अभी इशूड शेयर है 4 लाख, तो बेटा 4 लाख के ऊपर 1 फॉर एवरी 4 यानी 1 लाख का बोनस देना पड़ेगा। 1 लाख शेयर का बोनस, 10 रुपए का शेयर, यानी कितने का रिजर्व निकालने हैं? 10 लाख। बेटा 10 लाख रुपए रिजर्व से निकालने हैं, सबसे पहले निकालेंगे सीआरआर से 240, अभी भी बच गए 760, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम से निकालेंगे 275, अभी भी बचे हुए हैं हमारे पास। बेटा उसके बाद जनरल रिजर्व से निकालेंगे 160, फिर जो बच जाएगा उसको कहां यूज करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा रिवैल्यूएशन रिजर्व कभी भी यूज नहीं होता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व कभी भी यूज नहीं होगा, ठीक है जी। ओके, तो बेटा ये तीनों हमने यूज कर लिए, 240 सीआरआर, सिक्योरिटीज प्रीमियम 275, जनरल रिजर्व 160, पीएनएल 325 टू बोनस शेयर आ गया 10 लाख रुपए। तो पहली एंट्री पास हुई, कैपिटल सीआरआर डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, पीएनएल डेबिट टू बोनस शेयर, और फिर बोनस शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब बेटा मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल जो पहले 4 लाख की थी उसके ऊपर मैंने 1 लाख का बोनस दे दिया, अब मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई 5 लाख की। अब वो ये कहता है कि 1 जून को कंपनी ने राइट इश्यू करने का सोचा 2 फॉर एवरी 5। बेटा 2 फॉर एवरी 5 मतलब 5 लाख का 2/5, 5 लाख का 2/5 होता है 2 लाख। इसका मतलब कंपनी ने अब 2 लाख रुपए के राइट शेयर देने का सोचा। बेटा राइट शेयर देने का सोचा कंपनी ने 2 लाख के ऊपर 12 रुपए का, तो एंट्री पास होगी। राइट की एंट्री बड़ी सिंपल होती है, बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख इंटू 12 24 लाख,
टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख इंटू 10 20 लाख, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 4 लाख रुपए। दैट्स इट, ये आपका राइट की एंट्री पास हो गई, डन। लेकिन बेटा इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ होती है और वो है बैलेंस शीट की। अब बैलेंस शीट में जब आप इश्यूड कैपिटल लिखोगे तो आप लिखोगे 4 पहले से थी, 1 का बोनस दिया 5 और 2 लाख रुपए हमने राइट इश्यू कर दिया 7। अब आप इश्यूड तो 7 लिखकर आ जाओगे, बट बेटा ऑथराइज्ड 5 है। अब ऑथराइज्ड भी आपको कितनी लिखनी पड़ेगी, 7 लिखनी पड़ेगी। मतलब आप ये अज्यूम कर लेना कि हमने ऑथराइज्ड भी बढ़ा दी होगी। ऑथराइज्ड कभी भी इश्यूड से कम नहीं हो सकती। बेटा ये 3 क्वेश्चन बोनस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब मैं चल रहा हूं अपने अगले चैप्टर पे, दैट इज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का पहला क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 60। इस क्वेश्चन के अंदर पहले आपको तो याद रखवा दूं मैं, सेक्शन 55 एक बार बता दूं क्या होता है कि जितना आप रिडम्पशन करना चाहते हो उसकी फेस वैल्यू जितना आपको फ्रेश इश्यू करना पड़ेगा या फिर आपको सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। ये सेक्शन 55 का। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास शेयर कैपिटल दे रखी है 50 रुपए के शेयर, 2,25,000 के इक्विटी शेयर्स है। इसका मतलब बेटा शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल है 2,25,000 रुपए की, जिसमें 50 रुपए का शेयर है, और साथ ही साथ मेरे पास प्रेफरेंस शेयर है 65,000 रुपए के। प्रेफरेंस शेयर है मेरे पास 65,000 रुपए के। तो बेटा 65,000 225 290 ही आता है, मतलब उसने हमारे को शेयर कैपिटल का ब्रेकअप दिया हुआ, डन। अब वो ये कहता है कि हमें इस प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिर्फ पीएनएल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में ये सारा का सारा रिजर्व्स एंड सरप्लस सिर्फ पीएनएल अकाउंट है, डन है जी। वो ये कहता है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। बेटा प्रेफरेंस शेयर को 10% के प्रीमियम पे रिडीम करना है। द कंपनी डिसाइडेड, कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो अपनी सारी इन्वेस्टमेंट 15,000 में बेच देगी। बेटा इन्वेस्टमेंट कितने की है, इन्वेस्टमेंट है कंपनी के पास 18,500 की। 18,500 वाली इन्वेस्टमेंट अगर कंपनी 15,000 में बेचती है तो एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट 15,000, पीएनएल अकाउंट डेबिट 3,500 टू इन्वेस्टमेंट 18,500। बेटा इससे क्या हुआ, मेरे कैश के अकाउंट में 46,000 रुपीज आ गए। कैश में कितने आ गए मेरे 46,000 रुपीज। मेरी इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई और मेरे रिजर्व्स एंड सरप्लस में 3,500 रुपए कम हो गए पीएनएल की वजह से। तो मतलब मेरे रिजर्व्स एंड सरप्लस में बच गए 44,500 रुपए, ठीक है। देन इसके बाद ये क्या कहते हैं, टू फाइनेंस द पार्ट ऑफ रिडम्पशन फ्रॉम कंपनीज फंड। वो कह रहा है रिडम्पशन को देने के लिए, पैसे देने के लिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा देने के लिए हम कंपनीज के फंड का यूज करेंगे, लेकिन 12,000 रुपए का बैलेंस छोड़ देंगे। अब बेटा ध्यान से सुनो, रिडम्पशन की एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 65,000 से, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट 6500 से, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 71,500 रुपए। अब बेटा एक बात सोच के देखो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 71,500 रुपए देने हैं। कंपनी कह रही है अपने फंड में से दे दो, हमारा फंड कितने का है 46 का, लेकिन कह रहा है 12,000 मत यूज करना। ओहो, इसका मतलब फंड में से पैसा देना है तो 71,500 वालों को देने के लिए हमारे पास 46 है, पर 12 यूज नहीं करने तो कितने यूज कर सकते हैं, सिर्फ 34,000 रुपए। तो 71,500 देने हैं पर हम यूज कितने कर सकते हैं, सिर्फ 34,000 रुपए। तो बेटा 71,500 में से मैंने 34,000 रुपए माइनस करे तो ये आ गया 37,500 रुपए। दैट मीन्स मैं 37,500 रुपए देना चाहता हूं, मतलब 37,500 रुपए की मेरे को और जरूरत है, पैसे चाहिए मुझे, ठीक है। अब ये 37,500 रुपए कहां से आएंगे, बेटा क्वेश्चन ने क्या कहा, टू इशू मिनिमम इक्विटी शेयर ऑफ 50 ईच टू रेज द बैलेंस ऑफ द फंड रिक्वायर्ड। वो कह रहा है जितना पैसा चाहिए 50 रुपीज के शेयर इशू कर दो। बेटा कितना पैसा चाहिए था मुझे, 37,500, तो मुझे इश्यू ऑफ शेयर करने पड़ेंगे कितने, 37,500 डिवाइडेड बाय 50। बेटा 37,500 को 50 से डिवाइड करता हूं मैं जब, डिवाइडेड बाय 50, तो ये आ जाएंगे 750 शेयर। दैट मीन्स मुझे 750 शेयर इश्यू करना पड़ेगा। 750 शेयर मुझे इश्यू करने पड़ेंगे अपने फंड्स को
अरेंज करने के लिए। तो बेटा सबसे पहले मैंने 750 शेयर इशू करे, तो एंट्री पास हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने से 750 शेयर्स 50 रुपीज के 37,500। अब बेटा मेरे पास फंड्स तो आ गए, लेकिन सेक्शन 55 को भी तो सेटिस्फाई करना है, जिसने यह कहा था कि अगर आप 65,000 रुपए का रिडम्पशन कर रहे हो, अगर आप 65,000 की रिडम्पशन कर रहे हो, आपने फ्रेश इशू सिर्फ 37,500 का किया है, तो आपको बचे हुए 65,000 माइनस 37,500, 27,500 आएगा शायद, 65,000 माइनस 37,500, तो आपको 27,500 का क्या बनाना पड़ेगा, सीआरआर। बेटा 27,500 का सीआरआर बनाने के लिए मेरे पास पीएनएल अकाउंट है, मैं सीआरआर बना दूंगा। अब बेटा मैं नीचे एंट्री दिखाता हूं। सबसे पहले देखो मैंने 37,500 के शेयर इशू करे, इसके बाद मैंने रिडम्पशन करी, जो मैंने ऊपर एंट्री आपको लिख कर दी। देन इसके बाद मैंने इन्वेस्टमेंट बेची, देन इसके बाद 27,500 का सीआरआर बनाया, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, एंड देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट दे दी, और फिर वो जो प्रीमियम था उसे भी मैंने पीएनएल से चार्ज कर लिया। आप चाहो तो एंट्री का सीक्वेंस बदल सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब एंट्री एक ही दिन पास हो रही है फिलहाल। ओके, डेट्स गिवन नहीं है ना, तो कभी भी पास कर सकते। तो बेटा ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 60 ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। मैं बढ़ता हूं अपने क्वेश्चन नंबर 61 पे। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि कंपनी के पास 30,000 इक्विटी शेयर है 10 वाले, और 2,000 प्रेफरेंस शेयर है 100 वाले, फुली पेड अप। ठीक है जी। और कंपनी के पास जनरल रिजर्व, पीएनएल, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, पर इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व फ्री नहीं है, और कैश एट बैंक है। बेटा प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं हमें 10% प्रीमियम पे। ओके, फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन डायरेक्टर्स कह रहे हैं हम फ्रेश इशू कर सकते हैं, लेकिन पहले अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस को यूज कर लेते हैं जनरल रिजर्व में 40,000 रुपए छोड़कर। अब बेटा देखो ऐसे क्वेश्चन में ना इस तरीके से टेबल बना लिया करो। मेरे पास जनरल रिजर्व पड़ा है 1,20,000, पीएनएल पड़ा है 60,000, जनरल रिजर्व में रिटेन करने हैं 40,000, पीएनएल में कुछ भी रिटेन नहीं करना, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स को प्रीमियम देना है। प्रेफरेंस शेयर है कितने के, 2,000 प्रेफरेंस शेयर 100 के, यानी कि 2 लाख, और 10% प्रीमियम देना है। बेटा 2 लाख का 10% होता है 20,000, वो पीएनएल में से माइनस हो जाएगा। देन इसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट सेल करी, देखो नीचे दे रखा है, कंपनी ऑल्सो सोल्ड द इन्वेस्टमेंट 4,500 इक्विटी शेयर्स कॉस्टिंग 45,000, मतलब आपने खरीदे 45,000 के थे, पर 9 रुपए यानी कि 4500 इंटू 9, 40,500 में आपने बेच दिए, तो बेटा आपको 4500 रुपए का लॉस हो गया। तो इन्वेस्टमेंट पे जो लॉस हुआ है वो भी 4500 रुपए पीएनएल से माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स आपके पास जनरल रिजर्व में पड़े हैं 80,000, और यहां पड़े हैं 60 माइनस 20, 40 माइनस 10, 35,500। तो इसका मतलब आप सीआरआर बना सकते हो 1,15,500 का, पर आपको रिडम्पशन करनी है 2 लाख की, तो बेटा आपको 84,500 का फ्रेश इशू करना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। सबसे पहले मैंने ये निकाल लिया भाई सीआरआर कितना बन सकता है, 1,15,500 का सीआरआर बन गया, बाकी 84,500 का मुझे फ्रेश इशू करना पड़ेगा। तो बेटा आप देखो एंट्री कैसे होगी। सबसे पहले 84,500 का मैंने फ्रेश इशू कर दिया, डन। प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया, प्रेफरेंस शेयर डेबिट, प्रीमियम डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 2,20,000, 2,20,000। देन इसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट भेज दी, बैंक डेबिट, पीएनएल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर दी, प्रीमियम को चार्ज कर लिया, और बेटा लास्ट में आके हमने सीआरआर बना लिया। जनरल रिजर्व से 80,000 और पीएनएल से 35,500, 1,15,500 का सीआरआर बन गया। अगेन आप सीक्वेंस अलग कर सकते हो, सीक्वेंस इज नॉट द प्रॉब्लम, सारे एंट्री पास होनी चाहिए, बस इस बात का याद रखना, जब तक डेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तब तक। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 61 प्रेफरेंस शेयर्स का। अब मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 62 पे। अब क्वेश्चन नंबर 62 ये कहता है कि 6 लाख इक्विटी शेयर्स हैं 10 वाले, 30,000 प्रेफरेंस शेयर हैं 100 रुपए वाले, 80 पेडअप है। बेटी आप फुली पेडअप नहीं होंगे तो रिडीम नहीं हो पाएंगे, पहले इसे फुली पेडअप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम है 6 लाख का, सीआरआर पहले से बना हुआ 18 लाख का, पहले से बने हुए सीआरआर का कोई लेना देना नहीं है। जनरल रिजर्व में पड़े हैं 35 लाख। प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है 10% प्रीमियम पे। रिडम्पशन को फाइनेंस करने के लिए कंपनी ने 1.5 लाख इक्विटी शेयर इश्यू करने का सोचा है 10 वाले, 20% के प्रीमियम पे, 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 7 रुपए अलॉटमेंट पे है, और बैलेंस 1 जनवरी 2021 को है। एक सेकेंड, रिडम्पशन करनी है 31 मार्च 2020 को,
पर फाइनल कॉल आएगी 1 जनवरी 2021 को, तो बेटा फाइनल कॉल रिडम्पशन से पहले नहीं आ रही है, तो रिडम्पशन के लिए फाइनल कॉल को कंसिडर भी नहीं करा जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, कंपनी 30,000 शेयर, प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए वाले रिडीम करना चाहती है, यानी कि 30 लाख के, ठीक है जी। और कंपनी 1.5 लाख इक्विटी शेयर फ्रेश इश्यू कर रही है 10 वाले, लेकिन हम 10 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो फाइनल कॉल है वो रिडम्पशन के बाद रिसीव होगी, हम वो लिखते हैं जो रिडम्पशन से पहले ही आ जाए। बेटा रिडम्पशन से पहले 2 रुपए की एप्लीकेशन आएगी और 5 रुपए की अलॉटमेंट आएगी। नहीं नहीं सर, अलॉटमेंट तो 7 की है, बेटा 5 की है, उसमें 2 तो प्रीमियम है, प्रीमियम को नहीं लेंगे ना। तो 7 रुपए हमारे पास आ जाएंगे, यानी ये हो गया 10,50,000 प्लस सीआरआर। तो इसका मतलब बेटा कंपनी को सीआरआर बनाना पड़ेगा 19,50,000 रुपए का। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको यही समझाना था कि कंपनी को 19,50,000 का सीआरआर बनाना है। लेट मी शो यू। देखो बेटा, जनरल रिजर्व डेबिट टू सीआरआर 19,50,000, बाकी सब एंट्री बहुत आसान है, सब हो जाएंगी, पर पहले ये 19,50,000 का सीआरआर समझना जरूरी था कि कैसे आया। बोलो क्लियर हो गई बात? अब आते हैं क्वेश्चन की मेन कहानी पे। बेटा सबसे पहले हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से फाइनल कॉल मांगी 6 लाख रुपए की। कैसे 6 लाख कैसे सर? बेटा 30,000 शेयर के ऊपर 20 रुपए, ठीक है। और फिर उन्होंने दे दी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। इसके बाद हमने इक्विटी शेयर इश्यू करे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 1.5 लाख शेयर के ऊपर 3 रुपए, यानी 2 रुपए 3 लाख रुपए। फिर उनको अलॉट कर दिए, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख रुपए। इसके बाद हमने इनसे अलॉटमेंट मांगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 7 रुपए के हिसाब से 10,50, 3 लाख रुपए चले गए सिक्योरिटीज प्रीमियम में, 7.5 लाख रुपए चले गए इक्विटी शेयर कैपिटल में। कॉल आ भी गई है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 10,50,000 आ गया, डन। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हमने प्रेफरेंस शेयर को रिडम्पशन के लिए ड्यू किया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 30 लाख, प्रीमियम डेबिट 3 लाख और फिर 33 लाख आ गया। बेटा 3 लाख के प्रीमियम को मैंने जनरल रिजर्व से चार्ज कर लिया, जनरल रिजर्व टू दिस, फिर सीआरआर बनाया 19,50 का और फिर 33 लाख रुपए की पेमेंट कर दी। मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, मेन आपको समझना था ये सीआरआर की कैलकुलेशन कैसे आई। और यहां पे 10 नहीं लिया जाएगा, 7 लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिडम्पशन से पहले फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुई है, दैट्स इट। बेटा ये था मेरा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का आखिरी क्वेश्चन। इसके बाद है इश्यू ऑफ डिबेंचर और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। बेटा ये दोनों चैप्टर पेपर में रेयर पूछे जाते हैं, बट फिर भी अगर पूछ लिए गए और आप प्रैक्टिस नहीं करके गए तो ये क्वेश्चन गड़बड़ कर जाते हैं। इसलिए बचे हुए क्वेश्चन है हमारे पास 8 क्वेश्चन है, 4 इश्यू के, 4 रिडम्पशन के, छोटे छोटे क्वेश्चन है, नन्हे मुन्ने से। एक बार सुन लो ढंग से। बेटा सबसे पहले ये कहता है कंपनी ने 12% डिबेंचर इश्यू करे 10 लाख रुपए वाले 10% डिस्काउंट पे 1 जनवरी 2022 को। तो बेटा 1 जनवरी 2022 को एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर, ठीक है। कितने से? 9 लाख और 10 लाख और 1 लाख रुपए आपका डिस्काउंट में डेबिट हो जाएगा। लेकिन ये डिबेंचर हमें रिडीम करने हैं 5 साल बाद 5% प्रीमियम पे, तो बेटा प्रीमियम भी आज ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्रेडिट हो गया और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट हो गया 1.5 लाख से। बोलो डन हो गई बात? ये 1.5 लाख कैसे आया? 1 लाख का डिस्काउंट दिया हमने और 50,000 हमें प्रीमियम पे रिडीम करने हैं, तो 1.5 लाख रुपए आ गया। अब बेटा क्योंकि ये 5 साल बाद रिडीम करने हैं, तो इस 1.5 लाख को पीएनएल से चार्ज किया जाएगा 5 किश्तों में 30-30 हजार रुपए पर किश्त साल के एंड में। तो एंड में ये एंट्री आएगी, मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये कहता है कि डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना है 30 जून को और 31 दिसंबर को। इसका मतलब इंटरेस्ट कितनी बार देना है? 2 बार। 12% है तो कितना देना है? 6%। तो 10 लाख का 6% हो जाएगा 60,000। इसका मतलब 60 हजार रुपए का इंटरेस्ट 2 बार देना है 10% टीडीएस काटने के बाद, मतलब 6,000 का टीडीएस काटना है और 54,000 रुपए उनको बैंक से पैसे पे करने हैं। तो देखो बेटा क्या करना है, सबसे पहली एंट्री डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट 60,000 टू डिबेंचर होल्डर में 54,000 और टीडीएस में चला गया 6,000। फिर डिबेंचर होल्डर और टीडीएस को पे कर देंगे 60,000 रुपए। फिर उसके बाद फिर से 60,000, 54,000 डिबेंचर होल्डर में, 6,000 टीडीएस में, फिर दोनों को पे कर दिया। बेटा पूरा 1,20,000, 60,000 पहले इंटरेस्ट पे किया, फिर दूसरी बार पे किया, पूरा 1,20,000 का इंटरेस्ट पीएनएल से चार्ज कर लेंगे और उसके बाद जो हमने डिस्काउंट दिया था वो 30,000 रुपए यहां से चार्ज हो जाएगा। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि सर ये तो 5 साल बाद रिडीम हो रहे हैं, तो आपने 5 से डिवाइड कर दिया, 7 साल बाद होते तो 7 से डिवाइड कर देता, 6 साल बाद होते तो 6 से डिवाइड कर देता। सर मान लो हर साल रिडीम हो रहे होते तो, हाँ
उसके लिए मैंने आपके लिए डाला है क्वेश्चन नंबर 65, जहां पर मेरे पास 2 लाख डिबेंचर मैंने इशू करे, 12% डिबेंचर है 9 रुपए 40 पैसे में। बेटा 10 वाला डिबेंचर 9 रुपए 40 पैसे यानी कि 60 पैसे का मेरा लॉस हो गया। और इसे रिडीम किस पे करना है? पार पे ही करना होगा, गिवन नहीं है तो पार पे रिडीम करना है। तो 2 लाख डिबेंचर के ऊपर 60 पैसे का लॉस, मतलब मेरा कितने का लॉस हो गया बेटा? 1,20,000 रुपए का। अब 1,20,000 रुपए का मेरा लॉस है, परफेक्ट। अब वही कहता है 1/5 डिबेंचर हर साल रिडीम होंगे, मतलब 2 लाख डिबेंचर है तो पहले साल 40,000 शहीद, दूसरे साल 40,000 शहीद, तीसरे साल 40,000 शहीद। अब बेटा समझो, पहले साल आपके पास, पहले साल, चलो मैं ऊपर लिखता हूं कहीं पे, पहले साल आपके पास पूरे 2 लाख डिबेंचर है, दूसरे साल आपके पास 1,60,000 डिबेंचर बचेंगे, तीसरे साल आपके पास 1,20,000 डिबेंचर बचेंगे, चौथे साल आपके पास 80,000 डिबेंचर बचेंगे और पांचवें साल आपके पास 40,000 बचेंगे और छठे साल 0 हो जाएंगे। बेटा ये रेशियो हो गई 4, 8, 12, 16, 20। आप 1, 2, 3, 4, 5 भी लिख सकते हो यार, आपको भी पता है, ठीक है। टोटल करोगे 4, 8, 12, 12, 12, 24, 24 और 16, 40 और 20, 60, 60 हो गया। तो बेटा पहले साल 20/60, 16/60, 12/60, 8/60, 4/60, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1,20,000 से, जो हमारा लॉस था बेटा, ये आ गया 40,000 रुपए। तो इसका मतलब पहले साल कितना डिस्काउंट राइट ऑफ होगा? 40,000। फिर अगले साल कितना डिस्काउंट राइट ऑफ होगा? 32,000। फिर अगले साल कितना राइट ऑफ होगा? 24,000। फिर उसके अगले साल 16,000 और आखिरी साल 8,000 रुपए। तो बेटा अगर आप रिडम्पशन इंस्टॉलमेंट में कर रहे हो तो फिर हम ये देखते हैं कि हर साल कितने डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है और उस आउटस्टैंडिंग डिबेंचर की रेशियो में हम लॉस को अमोर्टाइज कर देते हैं। एंट्री विल रिमेन सेम, P&L डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। दाना जी बेटा मैंने आपको 65 क्वेश्चन पहले करा दिया, अब मैं 64 की तरफ लेके चलता हूं। बेटा 64 क्वेश्चन के अंदर वो ये कहता है कि कंपनी ने 10,000 डिबेंचर, 12% डिबेंचर 60 लाख रुपए के इश्यू करे। किसको? सबसे पहले एक वेंडर जिससे हमने फिक्स एसेट खरीदी थी 13 लाख की, उसको 15 लाख के इश्यू कर दिए, मतलब 2 लाख का डिस्काउंट हो गया, लॉस हो गया। तो एंट्री होगी फिक्स एसेट टू वेंडर 13 लाख और फिर उसके बाद वेंडर डेबिट 13 लाख, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 2 लाख और टू डिबेंचर 15 लाख रुपए। तो बेटा देखो वेंडर डेबिट 13 लाख, लॉस ऑन इश्यू 2 लाख, 12% डिबेंचर 15 लाख। सर यहां लॉस में डिस्काउंट लिखा, आप गलत पढ़ रहे हो बेटा, लॉस लिखो डिस्काउंट एक ही बात है। इसके बाद और लोगों को दिए कैश में 90% पे 30 लाख के, बेटा 90% मतलब 27 लाख में। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 27 लाख से, उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन 27 लाख, लॉस डेबिट 3 लाख टू 12% डिबेंचर 30 लाख रुपए। बेटा इसके बाद कहता है आपने कोलेटरल सिक्योरिटी पे दिए हैं 14 लाख रुपए वाली, लोन लिया था 15 लाख के। तो बेटा यहां पर सिर्फ लोन की एंट्री पास होगी, कोलेटरल में देने की कोई एंट्री पास नहीं होती है। सर होती है, मैंने पढ़ा है बेटा, अभी बताऊंगा। दूसरा अगला क्वेश्चन कोलेटरल का ही है मेरा। तो यहां पर लोन लेने की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 14 लाख और इसके ब्रैकेट में लिख देंगे कि हमने एक कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे 15 लाख रुपए रखे हैं। आप चाहो तो मेथड नंबर 2 एक्सेप्ट करके एंट्री पास कर सकते हो, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, लेकिन आप मेथड नंबर 1 भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो इट इज अप टू यू, आप कौन सा मेथड सिलेक्ट करना चाहते हो। बेटा ये मेरा तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब मैं चलता हूं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ, इश्यू ऑफ डिबेंचर के क्वेश्चन नंबर 66, जिसमें मुझे आपको यह समझाना है कि अगर मैं आईडीबीआई से लोन लेता हूं 1 करोड़ का और कोलेटरल सिक्योरिटी देता हूं 1.5 करोड़ की डिबेंचर्स की, तो मुझे उसे बैलेंस शीट में कैसे रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो बेटा 2 मेथड होते हैं। मेथड नंबर 1 जहां पर हम कोई एंट्री पास नहीं करते कोलेटरल सिक्योरिटी की, तो अगर कोलेटरल सिक्योरिटी की कोई एंट्री पास नहीं करूंगा तो मैं इसको नोट्स टू अकाउंट्स में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के नोट्स टू अकाउंट्स में जहां लोन दिखाऊंगा उसके ब्रैकेट में लिखूंगा। देखो मैं नोट्स टू अकाउंट बनाऊंगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग का, सिक्योर्ड लोन में आईडीबीआई का लोन लिखूंगा 1 करोड़ का, नीचे ब्रैकेट में लिख दूंगा कि कोलेटरल सिक्योरिटी बाय इश्यू ऑफ 1.5 करोड़ 14% मॉर्गेज डिबेंचर। बेटा ये तो पहला मेथड है जहां पर हम बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट्स में सिर्फ ब्रैकेट में लिखते हैं कि हमने कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर डिबेंचर रखे हैं। पर इसका एक मेथड और होता है और वो होता है कि नहीं भाई एंट्री पास करो। तो बेटा अगर एंट्री पास करनी होती है तो एंट्री होती है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर अकाउंट। अब अगर आप एंट्री पास करते हो तो एंट्री पास करने के बाद जब आप नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के, तो उसके अंदर सबसे पहले लिखोगे आईडीबीआई का लोन बाहर 1 करोड़ से,
ठीक है। इसके बाद आप लिखोगे 14% मॉर्गेज डिबेंचर, कितने से, 1.5 करोड़ से, इनर कॉलम में। इसमें से आप लेस कर दोगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट 1 करोड़ से, 1.5 करोड़ से, तो बाहर जो अमाउंट जाएगा वो 0 जाएगा, टोटल 1 करोड़ ही आएगा। बट यहां पर आपको एक इस तरीके से प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के नोट्स टू अकाउंट्स में, अब मैं आपको दोनों मेथड समझा रहा हूं, फिर से समझो। आईडीबीआई का लोन तो आएगा ही आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, मतलब आपने किसी बैंक से लोन लिया, लोन तो आएगा ही आएगा। अगर आप मेथड नंबर 1 कर रहे हो तो मेथड नंबर 1 में हम लोन के ब्रैकेट में नीचे लिख देंगे कि हमने कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर डिबेंचर रखे हैं 1.5 करोड़ के, खत्म। लेकिन अगर आप मेथड नंबर 2 फॉलो करते हो, एंट्री पास करते हो डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर अकाउंट, तो इन दैट केस आईडीबीआई के लोन के नीचे एक 14% डिबेंचर आएंगे 1.5 करोड़ से, और उसमें से डिबेंचर सस्पेंस माइनस हो जाएगा, 1.5 करोड़, कहानी खत्म। तो बेटा ये 4 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो मोर और लेस आपका पूरा डिबेंचर का चैप्टर कवर हो जाता है। बेटा अब मैं बढ़ता हूं अपने इश्यू ऑफ डिबेंचर के बाद रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के चैप्टर पे। तो चलिए चलते हैं 67 क्वेश्चन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पे, जिसका पहला क्वेश्चन ये कहता है कि आपके पास 12% डिबेंचर है 7.5 लाख के, डीआरआर में पड़े हैं 25,000 रुपए, और डीआरआर इन्वेस्टमेंट में 1,12,500 रुपए। बेटा डीआरआर में होने चाहिए 10%, यानी कि 75,000 रुपए पर पड़े हैं 25, तो 50,000 का डीआरआर और बनाना पड़ेगा। 7.5 लाख का 15% होता है 1,12,500, जो कि डीआरआर इन्वेस्टमेंट में पड़ा हुआ ऑलरेडी, तो डीआरआई और बनाने की जरूरत नहीं है। एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन टू डीआरआर 31 मार्च एवरी ईयर, तो वो हर साल 31 मार्च को एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। 31 मार्च 2002 को बैंक में पड़े हैं 7.5 लाख रुपए बिफोर द रिसीट ऑफ इंटरेस्ट। इन्वेस्टमेंट रियलाइज हुई है डिबेंचर की एट पार पे, एट अ प्रीमियम ऑफ 10% अबव द डेट। आपको डिबेंचर अकाउंट, डीआरआर अकाउंट, डीआरआई अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाना है। बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करते हैं। डिबेंचर के अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, बाय बैलेंस बीडी 7.5 लाख। डीआरआर के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस आएगा 25,000, और मैंने अभी अभी बताया 50 हम और बनाएंगे तो पीएनएल अकाउंट आ गया 50,000। डीआरआई इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में डेबिट साइड पे टू बैलेंस बीडी आएगा 1,12,500, और रिडम्पशन से पहले हम ये इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 1,12,500, क्योंकि हमने पार पे बेच दिया। बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे 7.5 लाख रुपए आएगा ओपनिंग बैलेंस, और इन्वेस्टमेंट बेच दी तो 1,12,500 भी आएगा। और बेटा उसने ये बोला कि इन्वेस्टमेंट पे आपको 10% का इंटरेस्ट मिला है, 10% का इंटरेस्ट मिला, तो हमारे को 11,250 का इंटरेस्ट भी मिल जाएगा, वो डेबिट साइड पे आ गया। डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में अभी कुछ नहीं आएगा। अब बेटा हम डिबेंचर रिडीम करेंगे तो डिबेंचर को डेबिट करेंगे और डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट करेंगे। डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 7.5 लाख। फिर डिबेंचर होल्डर को प्रीमियम देना है तो उसके अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय प्रीमियम ऑन डिबेंचर भी आएगा 75,000 से, और फिर उसे 8,25,000 की पेमेंट करेंगे तो बैंक में भी क्रेडिट हो जाएगा, बैंक में बचा हुआ बैलेंस सीडी आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म। बेटा इससे आसान क्वेश्चन क्या लोगे, और ये क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा अगर आया तो। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे, जो कि ये कहता है कि सबसे पहले आपको बोनस देना है, उसके बाद आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑप्शन देना है कि वो 10 रुपए वाला शेयर 15 में ले ले, लेकिन ये बोनस से पहले देना है। इसका मतलब बोनस से पहले राइट इश्यू करना है, फिर बोनस देना है। चलिए पहले राइट इश्यू करते हैं। 1 पर एवरी 4 शेयर, यानी 20,000 शेयर है तो 5,000 शेयर का ऑप्शन देना है। 5,000 शेयर का ऑप्शन देंगे तो एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट 75,000, क्योंकि 15 में दिया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 25,000। इसके बाद हमारे इक्विटी शेयर्स जो है वो 25,000 हो गए। अब बोनस देना है 1 फॉर एवरी 5, 5,000 का बोनस देना है। तो बोनस कहां से देंगे हम, बोनस हम देंगे पीएनएल अकाउंट से, क्योंकि और कोई है नहीं, तो पीएल डेबिट टू बोनस 50,000, और उसके बाद बोनस डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000। तो बेटा बोनस भी दे दिया, राइट इश्यू भी कर दिया। अब क्या चाहता है क्वेश्चन हमसे, कहता है जी डिबेंचर को 3% प्रीमियम पे पे कर दो। बेटा डिबेंचर को 3% प्रीमियम पे करना है। अब आपकी मर्जी, आप इस क्वेश्चन को लिस्टेड कंपनी अज्यूम करो या अनलिस्टेड। अगर आप इसे लिस्टेड अज्यूम करते हो तो डीआरआर भूल जाओ, तो फिर सिर्फ डीआरआई बनाएंगे। कितना डीआरआई बनाएंगे, 1,20,000 का 15% यानी 18,000। तो बेटा 18,000 का डीआरआई बनाएंगे, बैंक अकाउंट डीआरआई डेबिट टू बैंक, और फिर उस डीआरआई को बेच देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई।
और फिर पेमेंट कर देंगे। लेट मी शो यू द आंसर। बेटा देखो, सबसे पहले 75,000 शेयर होल्डर्स को हमने 75,000 रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल में 50,000 डाल दिए और 25,000 प्रीमियम में डाल दिया। ठीक है, हमने राइट इशू की एंट्री पास कर दी। इसके बाद हमने बोनस दे दिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, पीएनएल डेबिट 25, 25 और 50। ठीक है, फिर बोनस की एंट्री पास कर दी। बेटा मैंने यहाँ पे पीएनएल से दे दिया था बोनस, आप पीएनएल के बदले सिक्योरिटीज प्रीमियम से दो, क्योंकि हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम अभी अभी आया है 25,000 का, राइट। तो 25,000 पीएल से चला जाएगा। डन हो गई बात। अब इसके बाद क्या कहते हैं, डीआरआर बनाना है या नहीं बनाना। अब मैं आपको अगेन वही बात बोलूंगा, बेटा अगर आप इसे लिमिटेड लिस्टेड कंपनी मानते हो तो डीआरआर मत बनाना, अनलिस्टेड मानते हो तो डीआरआर भी बना देना 12,000 रुपए का। अब इस क्वेश्चन में उसने अनलिस्टेड माना है, तो देखो डीआरआर बनाया पहले 12,000 का, 12,000 का डीआरआर बनाया, फिर 18,000 का डीआरआई बनाया, फिर डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए ड्यू किया, फिर उसके बाद डीआरआई बेच दिया, उसके बाद डीआरआई बेच दिया और डीआरआर को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो बेटा क्या करना है, सबसे पहले डीआरआर बनाना है, डीआरआर बनाने की एंट्री पीएनएल टू डीआरआर, फिर डीआरआई खरीदना है, डीआरआई टू बैंक, फिर उसके बाद डिबेंचर्स को रिडम्पशन के लिए ड्यू करना है, डिबेंचर डेबिट, प्रीमियम डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, उसके बाद डीआरआई सेल करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई, फिर डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करनी है, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, प्रीमियम जो दिया उसको पीएनएल से राइट ऑफ करना है, पीएनएल टू प्रीमियम, एंड देन उसके बाद डीआरआर को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर, डीआरआर टू जनरल रिजर्व। एक बार स्टार्टिंग से, सबसे पहले डीआरआर बनाएंगे पीएनएल टू डीआरआर, फिर उसके बाद डीआरआई लेंगे, डीआरआई टू बैंक, फिर उसके बाद डिबेंचर को ड्यू करेंगे, डिबेंचर डेबिट, प्रीमियम डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, फिर उसके बाद डीआरआई सेल करेंगे, बैंक टू डीआरआई, फिर डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, फिर डीआरआर को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, डीआरआर टू जनरल रिजर्व, फिर प्रीमियम को पीएनएल से चार्ज कर लेंगे, पीएनएल टू प्रीमियम, खाता। बोलो क्लियर हो गई बात। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 68 था। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 69 पे, या पहले बेटा मैं 70th क्वेश्चन करा दूं, फिर मैं आपको 69 पे लेके आऊंगा। 69 विल बी द लास्ट क्वेश्चन, मतलब 70 ऑब्वियसली लास्ट है, पर पहले 70 करते हैं। वो कहता है कंपनी ने 20,000 13% डिबेंचर इश्यू करे 100 रुपए वाले, डिबेंचर रिडम्पशन के लिए ड्यू होंगे 1 जुलाई को। इश्यू ऑफ डिबेंचर के टाइम पे ये बोला गया था कि 5% प्रीमियम पे रिडीम करना है, और डिबेंचर होल्डर को ऑप्शन देना है कि वो 20% होल्डिंग को शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं 15 रुपए वाले। डिबेंचर होल्डर जिनके पास 2500 शेयर हैं डिड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन। बेटा डिबेंचर होल्डर जिनके पास 2500 शेयर है उन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया, मतलब बाकी 17,500 ने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया। वो कह रहा बताओ कितने इक्विटी शेयर्स मुझे अलॉट करने पड़ेंगे। बेटा देखो 17,500 शेयर होल्डर ने ये ऑप्शन एक्सेप्ट कर लिया है। हमारे पास डिबेंचर है 100 रुपए का, पर हमने इसको 10% प्रीमियम 5% प्रीमियम पर रिडीम करना है, तो इसका 105% कर देंगे। लेकिन इसमें से सिर्फ 20% ने ये कहानी एक्सेप्ट करी है, मतलब जो हमें रिडम्पशन करनी है वो सिर्फ 20% करनी है। ठीक है ना, रिडम्पशन सिर्फ 20% करनी है। तो बेटा 17,500 इंटू 100 इंटू 105% इंटू 20%, दैट मीन्स हमें देने हैं 3,67,500 रुपए के शेयर, और हमारा एक शेयर कितने का है 15 रुपए का। तो बेटा 3,67,500 को जब मैं 15 रुपए से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 24,500। यही निकालना था बस। सर एक बार दोबारा बता दो, सुनो मेरी बात बेटा ध्यान से। मेरे पास 20,000 डिबेंचर है, जिसमें से 2500 ने तो ऑप्ट आउट कर लिया, ऑप्टेड आउट, स्कीम से बाहर हो गए। बेटा 17,500 ने ऑप्ट इन किया। अब इनको भी मैं सिर्फ 20% शेयर में कन्वर्ट कर सकता हूं, मतलब 3500। 17,500 का 20% करोगे 3500। एक डिबेंचर 100 का, पर इसे 5% प्रीमियम पे देना है तो 105%, ये आ गया 3,67,500। बेटा एक शेयर मेरा 15 रुपए का, इसे 15 से डिवाइड कर दूंगा, 24,500 मेरे पास शेयर आ जाएंगे। दैट्स इट। इज दैट क्लियर? ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 70। अब मेरा एक क्वेश्चन नंबर 69 बच गया, ये आपको समझाकर मेरी आज की वीडियो खत्म हो जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक करना, क्योंकि बेटा आने वाले टाइम में जो भी इस चैनल पे वीडियोस आने वाली है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है किसी भी तरीके से तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, ताकि आने वाले लोग जब और व्यूअर्स इसको देखें तो वो कमेंट करके ही देख सकें कि उनको ये वीडियो देखना है या फिर नहीं देखना। ठीक है जी, लाइक और शेयर तो आप कर ही दोगे, उसके लिए बोलने की आपको क्या जरूरत है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 69।
बेटा जेन्युइनली अगर कोई क्वेश्चन है ना जो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर से पेपर में आ सकता है तो वो क्वेश्चन नंबर 69 लगता है मुझे। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है लिब्रा लिमिटेड ने रिसेंटली एक पब्लिक इश्यू किया डिबेंचर्स का, इसमें से कन्वर्टेबल डिबेंचर आई है 2 लाख रुपए के, जिसकी फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस है 100 रुपए पर डिबेंचर, मतलब 100 वाला डिबेंचर 100 में ही इश्यू किया। कन्वर्टेबल पोर्शन है 60%, मतलब पूरा डिबेंचर कन्वर्ट नहीं होगा, सिर्फ 60% डिबेंचर कन्वर्ट होगा। और पब्लिक इश्यू किया है तो इसका मतलब ये एक लिस्टेड कंपनी है, डीआरआर का प्रोविजन इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। डेट ऑफ कन्वर्जन ऑन द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग इश्यू, यानी जिस दिन इश्यू क्लोज हो जाएगा वहां से 6 महीने बाद आप कन्वर्जन ले सकते हो। तो बेटा मैंने क्या किया, एक छोटी सी टाइमलाइन बनाई और क्लोजिंग जिस दिन डेट आएगी उसके 6 महीने बाद ये कन्वर्जन आएगा। ओके, डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन है 1 मई 2020, तो बेटा इसका मतलब कन्वर्जन होगा 1 नवंबर 2020 को, बिल्कुल 6 महीने बाद। अलॉटमेंट हुई है 1 जून को, बेटा अलॉटमेंट की डेट है 1 जून 2020। रेट ऑफ इंटरेस्ट है डिबेंचर का 15% पेएबल ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट, फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। वो कह रहा है जो डिबेंचर को 15% इंटरेस्ट देना है वो अलॉटमेंट के बाद देना है, ये ऑब्वियस था, अलॉटमेंट के बाद ही इंटरेस्ट देना होगा। वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्जन इज 60 रुपीज। बेटा कन्वर्जन के टाइम पे इक्विटी शेयर जो आपने कंसिडर करना है वो 60 रुपए का कंसिडर करना है, फेस वैल्यू 10 है, मतलब बाकी प्रीमियम है। अंडर राइटर की कमीशन है 2% की, अंडर राइटर को आपको 2% कमीशन देनी है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स अप्लाई हुए हैं 1.5 लाख, हमने इश्यू करे थे 2 लाख पर अप्लाई हुए हैं 1.5 लाख, बट हम तो पूरे 2 लाख से एंट्री पास करेंगे क्योंकि हमने अंडर राइटर रखा हुआ है, तो हमें अंडर राइटर को कमीशन देनी ही है। तो हम अंडर राइटर अब जाने की भैया कैसे 50,000 डिबेंचर अप्लाई होंगे, लॉट होंगे, हम तो पूरे 2 लाख से एंट्री पास करेंगे। बेटा इंटरेस्ट पेबल जो है डिबेंचर पे हाफ ईयरली है 30 सितंबर और 31 मार्च। 30 सितंबर यहां पे आएगी इंटरेस्ट की डेट और 31 मार्च यहां पे आएगी इंटरेस्ट की डेट। तो ये सामने आपके टाइमलाइन है जिस पे डेट पे आपको एंट्री पास करनी है। बेटा सबसे पहले एंट्री 1 मई को पास होगी जब डिबेंचर्स पे एप्लीकेशन आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। 2 लाख डिबेंचर है और 100 रुपए का डिबेंचर 2 करोड़ से, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 2 करोड़ से। सेम डे, अच्छा अलॉटमेंट हमने करी है 1 जून को, तो 1 जून को डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर हो गया 2 करोड़ से। इसके बाद 30 सितंबर को हमें जून से सितंबर, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 4 महीने का इंटरेस्ट देना है। 2 करोड़ का 15% होता है 18 लाख। बेटा डिबेंचर है 15% वाले, ठीक है, 2 करोड़ का 15% हो गया 18 लाख, पर 18 लाख पूरे साल का है, 4 महीने का हो जाएगा 6 लाख रुपए। तो बेटा 6 लाख का इंटरेस्ट देंगे, एंट्री पास होगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, एक सेकेंड देख लेते हैं, 2 करोड़ का 15%, एक सेकंड बेटा, 2 करोड़ का 15% 18 लाख नहीं हुआ, 2 करोड़ का 15% 30 लाख हो गया, और 30 लाख का अगर हम 4/12 करेंगे तो वो आता है 10 लाख रुपए। तो डिबेंचर होल्डर को 10 लाख का इंटरेस्ट देना। बेटा साथ ही साथ अब क्योंकि हमने डिबेंचर इश्यू करे हैं तो हमारे को बनाना पड़ेगा डीआरआई। तो डीआरआई कितना, देखो जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं उसका डीआरआई नहीं बनता, तो जो लिस्टेड कंपनी है वो डीआरआर नहीं बनाती, तो इसका डीआरआर तो बनना ही नहीं है। डीआरआई जो बनेगा वो 2 करोड़ के 40% का 15% बनेगा। बेटा 2 करोड़ का 40% क्यों किया, क्योंकि 60% कन्वर्टेबल पोर्शन है, तो 40% कैश में पे करना है, तो 40% का ही बनेगा, और 15% डीआरआई बनाना होता है, तो मतलब ये हो गया 12 लाख रुपए का डीआरआई बन गया, डीआरआई टू बैंक 12 लाख रुपए। इसके बाद 1 जून के बाद 30 सितंबर हुई, डिबेंचर होल्डर को हमने इंटरेस्ट दे दिया डिबेंचर टू बैंक। फिर उसके बाद 1 नवंबर को कन्वर्जन करना है। बेटा आप कन्वर्जन करना है कितना, 2 करोड़ डिबेंचर होल्डर का 2 करोड़ का 60% कन्वर्ट करना है। बेटा 2 करोड़ का 60% हो गया 1 करोड़ 20 लाख, और इस 1 करोड़ 20 लाख के बदले हमने उन्हें 60 रुपए का शेयर देना है। तो एंट्री पास होगी पहली डिबेंचर 15% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और फिर दूसरी डिबेंचर होल्डर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। आप चाहो तो नेट एंट्री भी कर सकते हो जैसे इन्होंने करी है। 15% डिबेंचर डेबिट 1 करोड़ 20 लाख, और 1 करोड़ 20 लाख वालों को जब आप 60 का शेयर दोगे तो आप इसे 60 से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 2 लाख। ठीक है बेटा, 2 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो फेस वैल्यू 20 लाख,
और 1 करोड़ सिक्योरिटीज प्रीमियम में चला गया। अब इसके बाद आपको देना पड़ेगा, कन्वर्जन हो गई 1 नवंबर को, अब 31 मार्च को आपको देना है इंटरेस्ट। अब 31 मार्च का इंटरेस्ट थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा, 2 करोड़ के डिबेंचर्स हैं जिसमें से 60% यानी 1 करोड़ 20 लाख रुपए के डिबेंचर कन्वर्ट हो गए हैं। इसको 15% देना है, पर सिर्फ 1 महीने का। 1 महीने का क्यों? क्योंकि 30 सितंबर को ये इंटरेस्ट दिया था और ये 1 नवंबर को कन्वर्ट हो गए हैं, तो 30 सितंबर से 1 नवंबर 1 महीना ही होता है बेटा। बाकी बचे हुए 80 लाख के ऊपर आपको पूरा 15% देना पड़ेगा 6 महीने का। तो देखो ये तो आता है 6 लाख रुपए, ठीक है। 1 करोड़ 20 लाख का 15% होता है 18 लाख। 18 लाख को अगर आप 1/12 करोगे तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास 1.5 लाख रुपए, ठीक है। तो आपको 1.5 लाख ये और 6 लाख ये, यानी आपको 7.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 7.5 लाख। बेटा एक चीज मुझे इस क्वेश्चन के आंसर में कमी लगती है, वो ये है कि अंडर राइटर की कमीशन नहीं दे रखी यार। अंडर राइटर को भी तो कमीशन देनी पड़ेगी। तो अगर अंडर राइटर ने 2 करोड़ का डिबेंचर इशू करवाया है तो उसको 2 करोड़ का 2%, बेटा 2 करोड़ का 2% हो जाएगा 4 लाख रुपए। तो अंडर राइटर को 4 लाख की कमीशन देनी पड़ेगी। तो एंट्री पास होगी, अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4 लाख, और फिर अंडर राइटर की कमीशन को हम पीएनएल से चार्ज कर लेंगे, पीएनएल टू अंडर राइटर्स कमीशन 4 लाख रुपए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके आंसर में ये 2 एंट्री एक्स्ट्रा पास होनी चाहिए। अगर आप कर दोगे तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ही आपको मिलेगा। बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 69। 70th मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हम 70 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आज की वीडियो तक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। इस वीडियो से आपकी बहुत हेल्प कर रही होगी। आप कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।